हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। ये वीडियो आपको 5 मार्क्स की गारंटी देगी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। और ये बात आप जब ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगी कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर कवर की गई हैं। वैसे तो ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने विजन IAS का उठाया। रीज़न क्या है विजन का उसका? क्योंकि सबसे ऑथेंटिक सोर्स मानता हूँ मैं हमेशा अपनी, जब भी मैंने तैयारी की है या मैंने कोई एग्जाम दिया है तो मैं बजट को हमेशा सिर्फ विजन IAS से ही कवर करता हूँ, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक सोर्स है सेंटर लेवल के बजट के लिए। बट ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC और हम प्रिपेयर कर रहे हैं UPPCS के एग्जाम के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कैसे यूज़ करना है अपने लिए, क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मैं 5 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं प्रीलिम्स में देखने के लिए इन क्वेश्चन के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बट वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ चुके कि आखिर ये क्यों बनाई है वीडियो। तो मोटी मोटी चीज़ पहले यहीं से बताता हूँ कि भी जो बजट है, एक्चुअली बजट वर्ड कहीं यूज़ नहीं हुआ। आर्टिकल 112 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। हमारा नॉर्मल 1 सेकेंड बस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। आर्टिकल 112 से डील होता है ये, ठीक है। 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए जिसको मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट बोलते हैं, और पार्ट बी जो फाइनेंस बिल को डील करता है, ठीक है। मेन यहाँ से मोटा मोटा लूँगा। अब जो चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे प्री के अंदर। मेजर बजट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, डिमांड ऑफ ग्रांट आर्टिकल 113 और फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 के अंदर आती है जो। ओके, अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो अब तक आया नहीं और आने के सबसे ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो FRBM एक्ट है, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट फोकस कर रही है इस टाइम। इवन स्पेशली डेटाज बताए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि हम इतने पे पहुंच चुके हैं या इतना % हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि FRBM एक्ट कब का है? तो FRBM एक्ट जो है 2003 का ये एक्ट है, ठीक है। इसके अंदर 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा और रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, ठीक है। इन 2 को ही इसके अंदर टारगेट किया गया है। जो FD है आपका यानी फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जो है, इसका टारगेट क्या रखा गया है इस एक्ट के थ्रू? तो देखिए, राजकोषीय घाटे का टारगेट है 3% ऑफ GDP, ठीक है। और जो आपका राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका टारगेट रखा गया है 0%, ठीक है। यानी एक सबसे पहला डेटा ये है कि इनका टारगेट क्या है, हमारे 2003 के एक्ट का क्या टारगेट रखा गया है। तो ये टारगेट आपको यहाँ से मिल गया है। अब एक्चुअली इन रियल में गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव किया है, तो मैं आपको 2-3 डेटा बताऊंगा जानबूझ के, ताकि आपके माइंड में ये समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो 1 सेकेंड दीजिए बस। जो 2021 का बजट आया था, 2021 के बजट में गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया था, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि हम 2026 तक जो ये FRBM का टारगेट है या जो हमारे डेफिसिट्स का टारगेट है, हम इनको 4.5% ऑफ GDP ले आएंगे। हम कहाँ पे ले आएंगे? 4.5% ऑफ GDP। लेकिन अगर देखा जाए तो 2021-22 में कितना था ये? 2021-22 में 6.9% था ये GDP का। 2022-23 में ये 6.4 हो गया था। 2023-24 में ये 5.8 आ गया था। और 2024-25 जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कितना रखा गया है? तो इसमें रखा गया है इसको 5.1%, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना टारगेट सेट किया गया है। जो हमारा FRBM एक्ट के थ्रू जो हमने अब आगे के लिए अचीव करने के लिए हम टारगेट सेट कर रहे हैं, कितना किया है 24-25 के लिए? तो 5.1% हमने टारगेट रखा है। ये बहुत ज़्यादा है, मतलब मान के चलिए कि क्वेश्चन आपका लगभग आएगा। और गवर्नमेंट ने टारगेट कितना सेट किया हुआ है? गवर्नमेंट ने 2021 के बजट में बता दिया था कि 2026 के जो बजट आएगा, मतलब 2026 तक हम इसको लिमिट करेंगे 4.5% तक। तो गवर्नमेंट उसके मतलब वे में है, ठीक है। अब कुछ इनके फैक्ट्स हैं कि बजट जो सबसे पहला बजट इंट्रोड्यूस हुआ था कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1860 में हुआ था। जो फर्स्ट फाइनेंस मेंबर थे जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, उनका नाम था जेम्स विल्सन। जो इंटरिम गवर्नमेंट हमारी बनी थी उसमें किसने किया था? उसमें ये लियाकत अली खान थे, उन्होंने किया था। उसके बाद जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, वो कौन थे? वो थे श्री R.K. षणमुगम शेट्टी थे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट बजट जो पेश किया था वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिक फैक्ट इसमें से निकलेंगे, लेकिन हमारा एम इन फैक्ट्स को कवर करना नहीं है। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें अभी कवर करने हैं, ठीक है। छोटा सा एक और चीज़ जान लेते हैं कि 2024 क्या इलेक्शन ईयर है, तो इसमें फुल बजट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। जो नई गवर्नमेंट आएगी वो फुल बजट बनाएगी जुलाई में। तो
मार्च से लेके जुलाई तक, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, जो 4 महीने होंगे, इनको कैसे कवर करना है या इनके लिए गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगी, पैसा कहाँ से आएगा। तो इसको करने के लिए, इस पैसे को खर्च करने के लिए या इस पैसे को लेने के लिए गवर्नमेंट को इंटरिम बजट लाना होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान भी बोलते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंटरिम बजट विल प्रेजेंट। अब है क्या मेन चीज़, देखिए वोट ऑन अकाउंट होगा। वोट ऑन अकाउंट जो है वो आर्टिकल 116 से लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोट ऑन अकाउंट किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 116 से है। और गवर्नमेंट इसमें अपना खर्चे के लिए कि 4 महीने का हमें जो खर्च करना है उसके अकॉर्डिंग हमें जो पैसा चाहिए वो गवर्नमेंट इसमें लेती है। और किस पे चार्ज होता है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। और ये जो हमने जो सिस्टम उठाया, किससे उठाया, तो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से जो ये वोट ऑन अकाउंट है वहाँ से हमने टेक ओवर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मोटा मोटा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो असली लड़ाई स्टार्ट करनी है हमें, हमारी बजट का जो विज़न था वो क्या है, विकसित भारत बाय 2047, यानी 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इस बजट के फोकस एरिया कितने हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बजट के 4 फोकस एरिया हैं। पहला गरीब यानी पुअर, दूसरा महिला या वुमेन, तीसरा युवा यूथ, और चौथा है अन्नदाता यानी फार्मर। 4 पिलर्स को लेके चलाया है हमारा बजट। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि आखिर हम इन फैक्ट्स को कैसे कवर करने वाले हैं। अब इसके अंदर जो हमारे लिए यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी स्कीम्स हैं और सारा मेन मैटर्स है, ठीक है। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मैं इसी के अंदर यही पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर आ गया कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है 34 लाख करोड़ का हमने डीबीटी किया है, और किस चीज़ के थ्रू किया है, हमने पीएम जनधन अकाउंट के थ्रू किया। अब ये जनधन जो अकाउंट की स्कीम है ये कब आई थी, ठीक है, तो ये 15 अगस्त 2014 को आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बताता चलूँगा ताकि आपका ये स्कीम वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीएम स्वनिधि। अब एक्चुअली पीएम स्वनिधि आई किसके लिए थी, ये आई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, यानी कोरोना के टाइम पे जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा था, अब उनको अपना काम दोबारा स्टार्ट करना था, तो उनको बहुत स्मॉल अमाउंट्स के लोन दिए गए थे, ठीक है, ऑन द गारंटी ऑफ गवर्नमेंट। तो वो उस स्कीम को बोला था पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि स्कीम कब आई थी, ये आई थी 1 जून 2020 में, ठीक है। अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, ये मेन इसका नाम था। उसके बाद ये हम बात कर रहे हैं गरीब के लिए। उसके बाद पीएम जनमान योजना, जो पीएम जनमान योजना थी ये आई है 15 नवंबर, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं, 15 नवंबर 2023 के लिए। अब इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर पीएम जनमान योजना जो है ये बेसिकली जो पीवीटीजी के उत्थान के लिए, यानी पीवीटीजी के लिए पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है इनके लिए ये स्कीम लाई गई। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये जो आदिवासी समुदाय हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, और आदिवासी में भी कौन, जो पीवीटीजी हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है पीएम जनमान योजना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। पीएम जो विश्वकर्मा योजना है ये आई है 1 सेकेंड, ये आई है 17 सितंबर 2023 को। थोड़ा सा मेरी राइटिंग ना डॉक्टर वाली हो जाए, बिल्कुल इसमें गड़बड़ होती है। ये 17 सितंबर 2023 को आई थी, और किसके लिए आई थी, तो ये आई थी बेसिकली सपोर्ट करने के लिए आर्टिस्ट और जो क्राफ्ट्समैन होते हैं हमारे, जो ट्रेड्स वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि विश्वकर्मा योजना उनसे रिलेटेड होती है, यानी आर्टिस्ट को, जो छोटे छोटे और क्राफ्ट्समैन को, ठीक है। क्राफ्ट्समैन में आपके जो 1 सेकेंड, जो आपके मतलब मोची हो गए, जो आपके कपड़ों वाले हो गए, जो कपड़ों के थ्रू काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, इनके थ्रू, इनके लिए ये स्कीम आई गई थी, जिसमें बेसिकली 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुई थी। पीएम विश्वकर्मा योजना का नाम था। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है अपने उसके अंदर। अब वो एक चीज़ पूछ लेगा आपसे, ये मुद्रा योजना भी पूरा आगे बताऊंगा मैं, कि स्टैम्प कोर्स जो हमारे यूनियन बजट में स्टैम्प कोर्स लिया गया है, उस स्टैम्प कोर्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्टैम्प कोर्स का मतलब है, ये स्टैम्प कोर्स को गर्ल्स, यानी गर्ल्स जो है 40, इनका रेशियो किस चीज़ में बढ़ रहा है, स्टैम्प कोर्सेज में बढ़ रहा है। तो स्टैम्प कोर्स कौन सा है, साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक,
ठीक है, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड आपका एम फॉर आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, ये स्टेम का मतलब यहाँ पे ये है। ओके, उसके बाद ये बाकी नीचे तो इन्होंने नॉर्मल दी हुई हैं। हाँ, अब नेक्स्ट जो स्कीम है वो है पीएम आवास योजना। आगे भी होगी वैसे तो ये पीएम आवास योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 25 जून 2015 को। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना जो है, पीएम आवास योजना 2 पार्ट में चलती है। पीएम एक तो चलती है अर्बन में, ठीक है, और दूसरी चलती है रूरल में। तो जो पीएम आवास योजना अर्बन की है वो 25 जून 2015 की है, और सेम पीएम जो रूरल की है जिसको हम ग्रामीण बोलते हैं, ठीक है, रूरल या ग्रामीण, वो जो योजना स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 20 नवंबर 2016 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डेट्स का याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारी नेक्स्ट स्कीम जो है वो है पीएम श्री। ठीक है, ये पीएम श्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एनईपी में 2020 लिखा ही है। पीएम श्री जो है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ कभी मिक्सअप हो जाए यहाँ पे। पीएम श्री जो योजना है ये स्टार्ट हुई है 5 सितंबर 2022 को। ठीक है, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई है। स्कूलों को एडवांस करने के लिए, स्कूलों को एनहांसमेंट करने के, उनके अंदर उनके इक्विपमेंट्स, टूल, जो भी चीज़ें स्कूल यूज़ करते हैं उन सबको आगे क्या कहते हैं, एक तरीके से रिफॉर्म लाने के लिए उनके अंदर ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट स्कीम है स्किल मिशन, स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, तो जो स्किल मिशन है ये स्टार्ट हुआ था हमारा 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को हमारा स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ था। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे लेके आया हूँ। उसके बाद पीएम मुद्रा योजना, ये आया था 8 अप्रैल 2015 को, और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 लाख है लोन देने की। मुद्रा योजना के अंदर 10 लाख की स्कीम थी ये, 10 लाख तक लोन दे सकते हैं। और कब आई थी? 8 अप्रैल 2015 को आई थी ये। नेक्स्ट जो स्कीम है पीएम किसान सम्मान योजना। तो जो पीएम किसान सम्मान योजना है ये 24 फरवरी 2019 को आई थी, जब इलेक्शन का टाइम था। उस टाइम जब ये स्कीम दी गई थी, 6,000 रुपये इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट है किसानों को, उसके लिए ये स्कीम आई थी। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा योजना। तो पीएम फसल बीमा योजना है ये आई थी 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी ई नैम जो हम बोलते हैं, यानी हमारी मंडियों को या किसानों को एक तरीके से एक ई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। इसके लिए ये स्कीम, एक पोर्टल बनाया गया था बेसिकली। ई नैम कब लॉन्च हुआ था? ई नैम जो लॉन्च हुआ था 14 अप्रैल 2016 को। ये स्कीम जो है वो आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी आ सकते हैं, तो उस तरीके से भी माइंड में रख के चलिएगा। और इनकी ये इतना याद ना रहे फिर भी काम चल जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ये जो पीछे के ईयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपने दिमाग में हमेशा रख के चलिएगा। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो इन्होंने सबसे पहला दिया हुआ है कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाई 2070। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो बजट में नेट जीरो 2070 दिया हुआ है, ये किस साल इंडिया ने या कौन सी कॉप मीटिंग के थ्रू इसको इंडिया ने कहा था कि हम इसको अडॉप्ट करेंगे या हम इसको लागू करते हैं। और मीटिंग के अंदर हमने डिक्लेयर किया था। तो कॉप 26 के अंदर ग्लासगो में मीटिंग हुई थी, हमने डिसाइड की, मतलब पीएम मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि हम 2070 तक अपनी जो इकोनॉमी है उसको नेट जीरो कार्बन पर ले आएंगे। अब उसके बाद जीरो कार्बन एमिशन कितना, वही टारगेट पूछा हुआ है, तो 2070 ये टारगेट हमारा। ठीक है, जो मेन चीज़ है अब इसमें एक एक जो पॉइंट है ये पंचामृत है जो मोदी जी ने दिया था उस टाइम, और एक एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन बन सकता है आराम से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाई 2030 नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ठीक है, हम 2030 तक जो गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता है उसको बढ़ा के कितना कर देंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा के हम कितना कर देंगे। तो ये हमारा 500 गीगावाट तक हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो ये है कि बाई 2030 50% पावर रिक्वायरमेंट फुलफिल थ्रू, जो 2030 तक हमारी जो पावर रिक्वायरमेंट है हम उसका 50% किस चीज़ से फुलफिल करेंगे।
तो हम ये 50% फुलफिल करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। हम ये 50% अपना फिल करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। उसके बाद जो चौथा जो पंचामृत में जो चौथा अमृत है वही क्या है, रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन। तो जो हमारा जो टोटल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन है उसको हम 1 बिलियन टन तक कम कर देंगे। कब तक करेंगे, ये भी इन्होंने साल 2030 रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो इन्होंने पॉइंट दिया था वो ये दिया था कि रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ आवर इकोनॉमी बाय 45%। हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी है हमारी इकोनॉमी की, हम उसको 45% तक कम कर देंगे। और कब तक कर देंगे, इसका पॉइंट भी इन्होंने 2030 दिया था, ठीक है। तो ग्लासगो से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसमें आप याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो हमने मेन टारगेट 2070 रखा हुआ नेट जीरो का, बट उसके अलावा ज़्यादातर हमारे टारगेट 2030 के रखे हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर आ रही है। सबसे पहली है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 के ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि कितने डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर होते हैं। तो इसके अंदर 112 डिस्ट्रिक्ट हमारे कवर होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी। तो ये हुई थी जनवरी 2018 में। अगला क्वेश्चन ये है कि यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर। तो याद रखिएगा यूपी के इसके अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। यूपी के इसके अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। नाम बता देता हूँ, अपना नाम से सुन लीजिएगा। चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र, ये 8 जिले हैं यूपी के जो कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर आते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके सबसे ज़्यादा जिले जो हैं वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम जो है वो हैं झारखंड के। झारखंड के कितने हैं, आई थिंक 19 जिले हैं इसके जो कि इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर कभी गलती से ये हो जाए कि सबसे ज़्यादा जिले किसके हैं, आप यूपी को मत मान लीजिएगा। झारखंड के 19 हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़, आपका छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, इनके शायद से इनके 10 जिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग में लेके चलिएगा। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं यहीं कवर कर देता हूँ प्लीज़ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो चल चुका था। इसके बाद जब इसको देखा कि हाँ इसके थ्रू हमें अच्छे टारगेट्स मिल रहे हैं, अच्छा सक्सेस रेट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसी के बाद चलाया गया था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलाया गया। ये कब आया, ये आया 7 जनवरी 2023 को, ठीक है। अब इसके अंदर कितने ब्लॉक रखे गए हैं, इसके अंदर टोटल 500 ब्लॉक रखे गए हैं। इसके अंदर टोटल 500 ब्लॉक रखे गए हैं। अब इतना याद रखिएगा, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ब्लॉक हैं, अब इसमें याद रखिएगा ब्लॉक वाले में सबसे ज़्यादा यूपी के हैं। यूपी के कितने ब्लॉक हैं, इसके अंदर यूपी के 68 ब्लॉक्स को कवर किया गया है, ठीक है। इसके बाद बिहार है, 61 ब्लॉक हैं इसके अंदर। उसके बाद आपके एमपी है शायद से, जिसके 42 हैं। और उसके बाद शायद से झारखंड है, झारखंड के 34 हैं। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा क्योंकि वो टॉप 5 वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि वो टॉप 5 में कौन शामिल नहीं है, टॉप 5 में कौन शामिल है। तो वो जो उस टाइप से यूपीपीसीएस को घुमा के क्वेश्चन पूछता है ना, ये उसके लिए दिया है मैंने जानबूझ के एस्पिरेशनल का। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट, हाँ इससे अगला जो स्कीम है वो है, एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी वाला, ये पूनम पांडे जो थी एक एक्ट्रेस, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसको याद रखिएगा, जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन है वो कौन सी एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए है। तो 9 से 14 साल की एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए क्या है, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है इस टाइम, क्योंकि ये बिल्कुल जब आपका पेपर बनने वाला है तभी ये हंगामा मचा है। नेक्स्ट है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम, ठीक है। तो ये एक्चुअली टारगेट किस किस को करती है या इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम को मिलाया गया है। बेसिकली ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ स्कीम है, एक स्कीम नहीं है। तो इसके अंदर ICDS जो हमारी थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो थी, उसके बाद जो हमारा पोषण अभियान चल रहा था, फिर उसके बाद स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स के लिए चल रही थी, और नेशनल क्रैच स्कीम जो थी, ये 4 स्कीमों को मिला के फाइनली एक स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई थी, ये बजट आया था 2022 का, उसमें बताया गया था और उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके अंदर 6 साल तक के बच्चों, जो 6 साल तक के बच्चे उनके माल न्यूट्रिशन को टैकल करते हैं,
14 से, अब ये ध्यान रखिएगा, 14 से 16 साल के एडोलसेंट गर्ल्स को इसमें कवर करते हैं, और प्रेग्नेंट प्लस जो लैक्टेटिंग मदर्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन मदर्स को इसके अंदर कवर किया गया है इस स्कीम के अंदर, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आयुष्मान भारत स्कीम। जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी? तो आयुष्मान भारत स्कीम जो हुई थी वो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी। तो आप खुद देख लीजिए, अब यूपीपीसीएस किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है और यूपीएससी किस हिसाब से पूछता है, तो ये पेपर जो बनाया है ये यूपीएससी के हिसाब से बनाया है, बट इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं तब जाके कहीं ना कहीं यूपी को कवर करता है। उसके बाद नैनो डैप, तो ये आपका डैप की फुल फॉर्म पूछ सकता है, डायमोनियम पोटेट जो आपका फॉस्फेट है उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आया था आपका ऑयल सीड अभियान, ये याद रखिएगा 2021 में आया था। आपको याद हो 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला था, उसके एग्जाम के आसपास ही ये स्कीम लॉन्च हुई थी, ऑयल स्कीम अभियान। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो स्कीम थी मत्स्य संपदा योजना, ये लॉन्च हुई थी सितंबर 2020 को। उसके बाद लास्ट ईयर 2023 में एक स्कीम आई थी लखपति दीदी वाली, ये जो स्कीम थी, ठीक है। ये रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए क्या किया गया है, 1 लाख करोड़ का प्रोविज़न किया गया है, और 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए किसके लिए 50 जो ये लोन है ये किसके लिए है, डी टेक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पसेस के लिए, यानी एक तरीके से रिसर्च के लिए ये पैसा अलग रखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, रिफॉर्म फॉर स्टेट्स फॉर विकसित भारत, स्टेट्स के लिए लाया गया 75,000 करोड़ रुपीज़ एज 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर कितने रुपीज़ का बजट रखा गया है इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए, तो 75,000 रुपीज़ का रखा गया है, 75,000 करोड़ रुपीज़ का रखा गया, 1000 तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और कितने ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है, तो 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये वाला है कि आखिर पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है। अब तक हमने जो याद करते आए थे, पिछले 3-4 साल से हम याद करते आ रहे थे, हम जीआईसी याद कर लेते थे, ठीक है। बट जीआईसी अब चेंज हो चुका है, अब ये आईजीसी बन चुका है, ठीक है। जो जीएसटी था वो बीच में जा चुका है, और कॉर्पोरेट टैक्स सबसे आखिरी में आ चुका है, सबसे ऊपर इनकम टैक्स आ चुका है वापस। इनकम टैक्स 19% हो गया, जीएसटी आपका 18% हो गया, ये आपका 19, ये आपका 18% जी, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपका घट के 17% पे आ गया है, ठीक है। तो पैसा जो आता है वो आईजीसी हो चुका है, उल्टा हो चुका है। उसके बाद रुपीज़ जाता कहाँ है, तो जो इसमें एक बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, याद रखिएगा, जो रुपीज़ जाता है इसमें जो सेंट्रल की सेक्टर स्कीम है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें पैसा ज़्यादा जाता है, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम उसमें पैसा कम जाता है। तो ये दोनों मिक्सिंग वर्ड हैं, ये कंफ्यूज करते हैं। बाकी डिफेंस को 8% दिया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा है इस बार, इसे दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्योंकि डिफेंस का ज़्यादातर मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी है कि डिफेंस को बहुत ज़्यादा बजट अलॉट हुआ है, तो वो 8% है, कितना है उतना है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग है, हम पैसा कहाँ से उठा रहे हैं, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके मेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है जो है वो है, जब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये येलो वाला पार्ट जो है, ये ठीक है। आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो शॉर्ट टर्म की बोरोइंग है ये आके गवर्नमेंट कम करती जा रही है, या एक जगह कम ही हो चुकी है और एक जगह थोड़ी बहुत कम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जब बड़ी इकनॉमी होती है वो पैसा जो उठाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए उठाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम इतना ज़्यादा पैसा उठा के फिर एकदम से वापस करते पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी की वजह से एक स्टेबल इकनॉमी को माना जाता है जो शॉर्ट टर्म बोरिंग कम लेते हैं। आप देखेंगे जो मालदीव वाला इशू है, या जो जितना चाइना फाइनेंसिंग करता है, दुनिया चाइना से लोन उठाती है, या मालदीव ने चाइना से लोन उठाया, अब उसके जाके पैर पकड़ रहा है कि भाई मेरा लोन आगे बढ़ा दे, क्यों करता है। रीज़न ये है क्योंकि चाइना हमेशा शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही प्रोवाइड करता है सबको, कि भैया आओ पैसा जितना मर्जी चाहिए ले लो, लेकिन दूंगा 5 साल के लिए, ठीक है। अब कोई भी इकनॉमी जो इतना बैलेंस में पैसा उठा रही है वो एकदम से रिटर्न 5 साल में कर दे तो पॉसिबल नहीं है, प्रोजेक्ट बनने में 5-6 साल लग जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारी कम है, इसलिए हमारी इकनॉमी स्टेबल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कितने पे आ चुका है, तो वो लगभग वो 0.5 से ज़्यादा 1 के आसपास, यानी 0.9 या 0.8 के आसपास हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। इस करंट अकाउंट डेफिसिट को ही हम ट्विन डेफिसिट बोलते हैं, याद रखिएगा, ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट एक्चुअली है क्या, हमारे जो इंपोर्ट है हमारे गुड्स और सर्विसेज के, वो ज़्यादा हैं हमारे एक्सपोर्ट के मुकाबले। यानी हम अगर 10 रुपये का इंपोर्ट कर रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, तो हम सिर्फ 8 का ही बेच पा रहे हैं,
ठीक है। तो ये 2 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है ये है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसको ट्विन डेफिसिट क्यों बोलते हैं? इसको ट्विन डेफिसिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये मिलकर 2 चीज़ों मिलकर बनता है। एक बनता है करंट डेफिसिट से और एक बनता है फिस्कल डेफिसिट से। अब इनको मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि फिस्कल डेफिसिट पूरा किया जा सकता है, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, फिस्कल डेफिसिट पूरा किया जा सकता है लेकिन करंट डेफिसिट पूरा नहीं किया जा सकता। फिस्कल डेफिसिट कैसे पूरा किया जा सकता है? फिस्कल डेफिसिट हमारा अपना है तो हम इसमें नए नोट छाप देंगे और हम मार्केट में डाल देंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कवर हो सकता है, ठीक है। अगर एक टाइम के लिए इन्फ्लेशन को साइड में रखें तो ये चीज़ हम पॉसिबल कर सकते हैं। बट करंट डेफिसिट के अंदर हमें बाहर की करेंसी चाहिए होती है, क्योंकि जब आप बाहर को सामान खरीद रहे हैं बाहर से तो आपको पेमेंट भी तो उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, उनकी करेंसी में। तो इसलिए इस करंट डेफिसिट के अंदर विदेशी मुद्रा का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर हम विदेशी मुद्रा पर निर्भर रहते हैं। तो इसलिए ये गलत माना जाता है। फिस्कल डेफिसिट हम फिर भी पूरा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कवर कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम किसको कवर नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते किसको? करंट डेफिसिट को। उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? एक तरीके से जितने इन्फ्लेशन होते हैं अगर उनको हम एवरेज ले लें एक तरीके से तो वो जाके बनता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं हमेशा इस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ता हूँ। विजन आईएएस की साइट पर आराम से आपको अवेलेबल रहता है, डाउनलोड कीजिए। किसी के इधर उधर से उठाने से अच्छा है आप इसको उठाइए, इसको पढ़िए। इसमें जो इस तरीके के ये टर्म्स दिए होते हैं लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको पढ़ के आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहते हैं तो आप आराम से उठा के पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बहुत काम की हैं। एक एक बार जरूर या 2-3 बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में से बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, इसलिए ये वीडियो बनाई है। इसके अलावा अब बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स पे और जीके जो करंट का है उन पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और उन्हीं को हम इस पर अपलोड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।